दोस्तों नमस्कार। हम सभी, आप और मैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। अच्छाई और बुराई, सच और झूठ में अंतर करना हम जानते हैं। पाप और पुण्य की परिभाषा आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। अगर पाप को पुण्य की चादर में लपेटकर आपको दिखाया जाए या झूठ को सच शो करके यानी दिखाकर समझाया जाए, तो आप फिर क्या करेंगे? साधारण इंसान को भ्रम होना निश्चित है। जो दिखाया जाता है हम वही तो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पाप और पुण्य का अंतर नहीं जानते, लेकिन हमें जब दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है, तो क्या कर सकते हैं? आप जब भी अपने इतिहास को जानना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने से बड़ों से आप जानकारी यानी कि इतिहास के बारे में इस तरह से पूछते हैं कि हमारी जो पीढ़ियां थी वो किस तरह से थी, उन लोगों ने क्या किया था। अगर आपके वो बड़े आपको जो जानकारी दें, अगर वो जानकारी सच ना हो, वो ये जाने अनजाने में वो आप लोगों को सच ना बताएं, तो आप फिर क्या करेंगे? आपका जो सच है, आप अपने इतिहास को कहाँ से पढ़ेंगे? यानी कि आपका सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ होता है? या तो आपके बड़े होते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि किताबों में कुछ जानकारियाँ हमारी होंगी, तो आप वहाँ से जुटाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश का जो इतिहास है, अगर आप उसको जानना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास और कोई सोर्स नहीं है, आप लोगों के पास में किताबें होती हैं। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारी जो रामायण है या हमारी जो गीता है, महाभारत है, उसमें हिंदुस्तान का यानी भारत का प्राचीन इतिहास उसमें इस तरह से लिखा है, यानी पूरी सामाजिक व्यवस्था उसमें बताई गई है, किस तरह के लोगों में गुण थे। और ये विशेष रूप से यदि हम रामायण की बात करें, तो उसमें ये लिखा है हमारे जो श्री राम जी थे, उनमें किस तरह के गुण थे, यानी वो मर्यादा की एक तरह से मूर्ति थे। ये लिखा है रामायण में कि ये रामचंद्र जी ने अपने जो है पिता के दिए गए वचन के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया। यानी कि उनके जो पिता ने, आपको पता है कि कैकेयी को जो 2 वचन उन्होंने दिए थे कभी, वो ये वचन को वो निभाने के लिए, यानी कि पिता के वचन अपने ने, उनको वो निभाने के लिए उस समय जो सिंहासन उनका जो राज तिलक होना था, उसको छोड़कर अब 14 वर्ष के लिए वो जो है वनवास में चले गए। यही सब चीजें दिखाती हैं कि श्री रामचंद्र जी कितने महान थे। लेकिन अगर कहीं ये रामायण में इसका ये विपरीत अगर लिखा होता कि उन्होंने पिता का वचन का पालन नहीं किया और वो सिंहासन पर बैठ गए, या उनके सिंहासन के लिए कोई तकरार थी, कोई लड़ाई थी, तो उन्होंने राज्य का बंटवारा कर लिया, अगर इतिहास में ये चीजें लिखी होती, तो क्या हम जो है रामचंद्र जी की इस तरह से जो सम्मान करते हैं, उनको हम भगवान की तरह से पूछते हैं, क्या ये संभव था? यानी आप इस बात से सहमत होंगे कि हमारे इतिहास की जो किताबें हैं, यानी हमारी संस्कृति की जो किताबें हैं, जो उनमें लिखा गया है, अपनी संस्कृति को हम वहीं से जानते हैं, वहीं से पहचानते हैं। लेकिन ऐसा अगर हो जाए कि हुआ कुछ और था और हमारी इतिहास की किताबों में या कोई भी जो है किताब है उसमें लिखा उसके विपरीत है, तो फिर आपके पास क्या साधन है कि आप सच को जान सकें कि सच क्या था? मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन जब साक्ष्य मिलते हैं यानी सबूत उपलब्ध होते हैं और इतिहास में लिखा कुछ और गया है, तो तब जिज्ञासा बढ़ती है और सच को जानने के लिए साधन भी जुटाए जाते हैं, सवाल उठते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा इतिहास में जानबूझकर हुआ है या कोई साजिश का हिस्सा है, इतिहास की भूल थी या कुछ और था, ये मैं नहीं कह सकता, ये मैं दावा नहीं करता। लेकिन झूठ ही होता है, चाहे वो जानबूझकर बोला जाए या फिर अनजाने में। झूठ
कभी भी सच नहीं हो सकता, यानी वो सच की जो जगह नहीं ले सकता। लेकिन एक झूठ की वजह से, आप इस बात से सहमत होंगे कि एक झूठ के कारण जो है हमारी जो पीढ़ियां हैं वो भ्रमित हो जाती है, उनके आइकॉन बदल जाते हैं, आइडियल बदल जाते हैं। एक शब्द के अंतर से इतनी जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं कि संभल पाना भी मुश्किल होता है। कुछ झूठ इस तरह के होते हैं कि वो माफी के काबिल होते हैं, उनको जो माफ किया जा सकता है। लेकिन जहां से सच की उम्मीद की जाए, अगर झूठ वहीं से आए तो उसके लिए क्या करेंगे? इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो सच में कुछ और थी और इतिहास में दर्ज कुछ और है। किसकी सोच रही, किसकी साजिश रही, ये मैं नहीं कह सकता। इतिहास की गद्दारी का इतिहास बहुत ही बड़ा है, बहुत लंबा है दोस्तों। ऐसे हजारों किस्से हैं जब इतिहास से गलती हुई है। लेकिन महान क्रांतिकारी आजादी के सच्चे योद्धाओं के साथ इतिहास में जो बेईमानी हुई है वो एक साजिश है। इसे किसी भी नजरिए से माफ नहीं किया जा सकता। इसे केवल एक भूल मानकर हम माफ नहीं कर सकते। लाखों लोगों की कुर्बानी इतिहास में दर्ज नहीं है। इस बात से आप भी सहमत होंगे कि आजादी का ये जो दिन है जो हम मनाते हैं वो ऐसे आसानी से हमें नहीं मिला है। लाखों लोगों की कुर्बानियों पे, लाखों जो क्रांतिकारियों की ये लाशों पे बना हुआ ये हमारा आजादी का महल है। लेकिन इतिहास की बेईमानी देखिए कि इतिहास में उन लोगों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। इस तरह के लोग, उनको देहात में पेड़ों पर फांसी पे लटका दिया गया, लेकिन हम बड़ी शान से कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। यानी ये गलती आपकी नहीं है ना मेरी है, हमें सिखाया ही यही गया है। हमारा इतिहास यही है कि अहिंसा के कारण हमारा देश आजाद हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उनका कोई योगदान नहीं है। अहिंसा का योगदान है, लेकिन संपूर्ण योगदान नहीं जो इतिहास में दर्ज है, जो हमें सिखाया गया है कि केवल आजादी हमें अहिंसा से मिली है। यही मेरा दर्द है कि इतिहास ने हमें जो गलत इंफॉर्मेशन दी है, इतिहास ने सच नहीं बताया। इतिहास की नजर केवल दो ही व्यक्तियों पर जाती है, एक बापू, एक चाचा। इतिहास में और तीसरे के लिए कोई जगह नहीं बची है। पूरा आजादी का जो हमारा आंदोलन रहा, जो संग्राम रहा, इतिहास केवल इन दो ही व्यक्तियों के चारों तरफ सिमट के रह जाता है। ठीक है, हम मानते हैं कि इनका आजादी के आंदोलन में योगदान रहा है, लेकिन आजादी के लिए आप ये मानते होंगे कि बलिदान भी हुए हैं बलिदान, सिर कटा दिए लोगों ने। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप इतिहास के जानकार हैं, आप पढ़ते हैं इतिहास, आपको पढ़ाया गया है, लेकिन मुझे ये बताइए कि इनका योगदान है, हम उस चीज के लिए मना नहीं करते, लेकिन इनका जो बलिदान क्या है, इन लोगों ने बलिदान क्या दिए हैं, इनके कौन से जो रिश्तेदार को फांसी पे टांगा गया, किसको मृत्युदंड हुआ, ऐसी कोई बात इतिहास में दर्ज हो तो मुझे पता नहीं है। आप जो मुझे बताएंगे तो मैं फिर इस चीज को मान लूंगा कि हाँ ऐसा हुआ था। इनके बलिदान की जो कहानी है वो इतिहास में दर्ज नहीं है। इतना तो सच इतिहास ने बोला है कि इन लोगों ने आजादी में योगदान तो दिया, लेकिन कोई भी बलिदान नहीं किया। कौन से आंदोलन से आप इस तरह से सहमत होंगे कि ये आंदोलन हुआ और अंग्रेजों की जो सरकार थी वो उखड़ गई, यानी कि अंग्रेज लोग उस आंदोलन से इतने जो घबरा गए कि वो भारत को छोड़कर भाग गए, यानी आजादी सौंप दी। इनके जो आंदोलन थे
वो उस समय पे शुरू होते थे। मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हमारे देश की जनता इन लोगों से ये जो है पूछने लगती थी कि आप आज़ादी के लिए क्या कर रहे हैं, इनसे सवाल जवाब होते थे, तो तब इनको लगता था कि जनता अब खिलाफ हो गई है, यानी हमारा जो जनाधार है वो इस समय पे घट रहा है, यानी ये लोग सवाल पूछने लगे हैं। तो उस समय पे तुरंत जो जेल भरो आंदोलन शुरू हो जाते थे और आज़ादी की लड़ाई, अहिंसा, ये इस तरह के शिगुफे छोड़े जाते थे। आप क्या समझते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन तो 24 घंटे में ही खत्म हो गया था। आप इतिहास उठा के देखिए कि जब ये आंदोलन की घोषणा हुई तो 24 घंटे में ही कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े नेता थे सब जेलों में थे, आंदोलन समाप्त हो गया था। तो ये कौन सा इस तरह का आंदोलन था कि आप जिसके आधार पर ये सिद्ध कर सकें कि अंग्रेजों ने सत्ता भारत को सौंप दी थी। कभी सच्चे मन से प्रयास हुआ ही नहीं, लेकिन इतिहास झूठ बोलता रहा कि नहीं, आजादी का श्रेय इन दो ही व्यक्तियों को जाता है और कोई आजादी का दीवाना यहाँ भारत में पैदा ही नहीं हुआ था। आप लोग जो याद करिए, शहीद आजम है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उससे भी पीछे जाएंगे 1857 के संग्राम में कैसे कैसे वीर योद्धा शहीद हुए। क्या वो आजादी का संघर्ष नहीं था? लक्ष्मीबाई उस समय पे इस तरह से बलिदान हुई, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं एक छोटी सी जगह उनको मिलती है, वो भी बहुत थोड़ी शब्दों में। तो ऐसी ही एक क्रांतिकारी वीर सपूत जो इतिहास में बहुत थोड़े शब्दों में सिमट गया, लेकिन उसका जो कद था बहुत ही विशाल था। आज भी याद किए जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्हीं को लेके इतनी सारी ये बातें जो मैंने आपसे की, जो मेरा दर्द था मैंने आपसे वो साझा किया, वो उन्हीं के लिए था। सुभाष चंद्र बोस, शायद आप भी सहमत होंगे इस बात से कि हमारी आजादी के असली नायक वही थे। ये बात अंग्रेजों ने भी स्वीकार की है। अंग्रेजों ने जाते जाते ये माना है कि अगर आजाद हिंद फौज नहीं होती तो अभी हम और कुछ दिन यहाँ भारत में रहते और ये भारत की सत्ता कांग्रेस को सौंपकर हम नहीं जाते। ये अंग्रेजों ने खुद कहा है। तो थोड़ा सा जो इतिहास ने गलती की है, इतिहास ने जो बेईमानी की नेताजी के साथ, वो इतिहास ने की है या इतिहास से वो करवाई गई है, तो हम उस ये विवेचना में नहीं जाना चाहते। लेकिन आज नेताजी की जयंती है, तो इस अवसर पर उनकी जो कहानियां हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही विराट है। सभी कुछ तो मैं आप लोगों को यहाँ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, उनसे संबंधित कुछ बातें हैं जो मुझे याद है। यही बातें मैं आप लोगों से यहाँ बांटने के लिए आया हूँ। मैं उनको आज़ादी का असली हीरो मानता हूँ। ये बात सन 1920 की है। अब देखिए, जब आज़ादी के लिए बलिदान की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है शहीद आजम का, भगत सिंह का, उसके बाद में चंद्रशेखर। लेकिन और भी बहुत लोग हैं जो अपने, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फांसी के फंदे जो कम पड़ गए, लेकिन आज़ादी के जो दीवाने थे उनकी जो गर्दन है वो कम नहीं पड़ी, ऐसा कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जो बलिदान रहा, उसमें से कुछ छोटे छोटे किस्से, छोटी छोटी कहानियां, कुछ घटनाएं मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये बात सन 1920 की है। सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड में थे। उनके पिताजी की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा पास करें। आजकल जैसे IAS होता है, UPSC होता है, तो ऐसे ही सेम उस समय पे
ICS होता था और उसकी जो परीक्षा है वो इंग्लैंड में ही होती थी। तो सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड में ही थे, वहाँ वो पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो वहीं उन्होंने ICS की परीक्षा दी और उसमें वो पास हो गए। और ICS की परीक्षा में पास भी कोई साधारण तरीके से नहीं हुए हैं। वो उस समय पे उस साल यानी 1920 की जो ICS की जो लिस्ट थी उसमें वो 4th नंबर पे थे, यानी कि टॉपर्स में थे। तो ICS हो गए। ICS का मतलब है कलेक्टर, यानी कि DM होना। उस समय पे कलेक्टर की पोस्ट, उस समय पे राजा होता था कलेक्टर, लेकिन 1920 में उनका ICS में जब सिलेक्शन हुआ और ये भारत में जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो 1921 में सुभाष चंद्र ने ICS की अपनी जो पोस्ट थी, कलेक्टर की पोस्ट थी, उससे अपना जो त्याग पत्र दे दिया। क्यों? वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित थे और वो देश की आजादी के लिए सच्चे मन से वो लड़ना चाहते थे। ICS यानी कि कलेक्टर की अपनी जो पदवी थी, यानी कि ये राजा का जो जीवन था, उसका उस समय पे बलिदान उन्होंने कर दिया। इस तरह का कोई किस्सा, इस तरह की कोई कहानी और इस तरह का कोई बलिदान हमारे ये बापू और हमारे जो चाचा हैं, इनमें से किसी का है। इतिहास में अभी जो मुझे तो नहीं मिला, अगर आपको मिले तो बताऊं। हाँ, ये बात और है कि नेहरू एक अच्छे एडवोकेट थे, लेकिन एडवोकेट अच्छे वकील थे, वहां उनको जो मिलता उससे ज्यादा उनको कांग्रेस में मिल रहा था। तो इसको आप जो है बलिदान आप जो है नहीं कह सकते हैं। हाँ, सुभाष चंद्र बोस के बलिदान से शायद आप भी सहमत होंगे कि ये सच में बलिदान था। उन्होंने कलेक्टर की पोस्ट छोड़ते हुए ये कहा कि मैं यहाँ भारत में जो कलेक्टर यदि बनता तो यहाँ मेरे जो भाई, यहाँ हमारी जनता जो गुलाम है, उसको ये लूटने का काम जो मुझे करना पड़ता। जो भी टैक्स लिया जाता था जनता से, चाहे वो लगान है या कुछ भी है, वो जो कलेक्टर के पास यानी कि कलेक्ट होता था और फिर उसके बाद वो ट्रेजरी में जाता था, गवर्नमेंट के पास जाता था। तो ये काम था कलेक्टर का, और जो प्रशासनिक उसकी जो जिम्मेदारियां थी वो होती है, सेम है जो पहले थी वो अभी भी है। तो ये था जज्बा, आजादी का जुनून कि कलेक्टर की पोस्ट छोड़ दी। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम और देशभक्ति। उन्होंने जैसे ही त्यागपत्र दिया तो यहाँ भारत की जो जनता है उसको पता लग गया कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ भारत में इस तरह से कलेक्टर हो सकते थे, यानी बन गए थे, और उन्होंने उस पोस्ट से जो त्यागपत्र दे दिया। अब वो आजादी के आंदोलन में हमारे साथ रहेंगे। तो ये चर्चा फैल गई पूरे देश में। तो उस समय पे इंग्लैंड आने जाने का केवल एक ये पानी का जहाज का माध्यम था। तो पानी के जहाज से वो जैसे ही वापस आ रहे थे तो वो जब बंबई जब पहुंचे तो वहां उस समय पे लाखों की भीड़ थी, यानी उस आदमी को देखने के लिए कि ये आदमी जो कैसा होगा कि जो कलेक्टर की पोस्ट छोड़ के आ रहा है, यानी त्यागपत्र दे के आ रहा है। आज भी आप देखिए कि एक IAS बनने के लिए जो लड़के हैं वो 5-5 साल 6-6 साल तक लगा देते हैं, और उस समय तो ICS केवल अंग्रेजों के लिए होता था। उन्होंने पास किया और छोड़ दिया, केवल ये दिखाने के लिए कि एक भारतीय भी ICS की परीक्षा पास कर सकता है, और फिर आजादी के आंदोलन में वो कूद पड़े। ये सच है कि बलिदान एक ऐसा फूल है कि जिसकी खुशबू दूर तक जाती है। यही कुछ इस तरह की घटनाएं रही कि सुभाष चंद्र बोस उस समय पे भारत में इतने जो लोकप्रिय थे कि शायद और कोई नहीं था।
असहयोग आंदोलन जब अपने शिखर पर था, यानी कि असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस यहाँ भारत में वापस आए थे, आके वो आंदोलन में शामिल हुए। असहयोग आंदोलन जब अपने शिखर पर आया तो चोरी चोरा कांड हो गया। इतिहास की इस घटना का आपको पता है। चोरी चोरा कांड हुआ, यानी आंदोलनकारियों ने कुछ सिपाहियों को जो थाने में बंद करके या कि चौकी में बंद करके और आग लगा दी थी, उसमें जो कुछ सिपाहियों की मृत्यु हुई थी। तो अहिंसावादी सिद्धांतों को चोट लगी और असहयोग आंदोलन जो वापस ले लिया गया। उस समय पे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब आंदोलन अपने शिखर पर था और देश की जो जनता है उनका जो जोश है यानी कि जुनून है वो 7वें आसमान पर था, तो इस समय पे आंदोलन को वापस लेना समझ से बाहर है। ये था आजादी का संघर्ष, यानी कांग्रेस की ये मानसिकता कि जब आजादी यानी कि मिलने की हो सकता है नहीं मिलती, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि आंदोलन अपने शिखर पर था तो कुछ भी हो सकता था। अगर शायद इस आंदोलन को वापस उस समय पे जो यानी कि नहीं लिया जाता तो हो सकता है कि 1920 में ही हमारा भारत आजाद हो जाता। लेकिन शक होता है कि मकसद आजादी था भी या नहीं। शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब आंदोलन का असर आ रहा है, सत्ताधीश जो घबरा रहा है और जनता का जोश हाई है, तो उस समय पे आंदोलन को वापस कुछ सिपाहियों के बढ़ने से आंदोलन को वापस लेना, क्या उस समय तक अंग्रेजों ने हमारे यहाँ क्रांतिकारियों को नहीं मारा था? उस समय तक भी हजारों लोगों को अंग्रेजों ने जो निर्मम तरीके से फांसी पे टांग दिया था। 1920 से पहले आप 1919 में जाइए तो पंजाब में आप लोगों को पता है जलियांवाला बाग में इस तरह की दुर्घटना हुई थी। सरेआम लोगों को गोलियों से मारा गया था। तो उस समय तो अहिंसावादी सोच शांत थी, यानी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेजों के ये जो 2-3 सिपाही जो मारे गए तो आंदोलन ही वापस ले लिया गया। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इतिहास के बारे में बता दूं। इतिहास क्या समझाना चाहता है? ये इतिहास में लिखा है कि असहयोग आंदोलन ये जो चोरी चोरा कांड हुआ था उसके कारण ये वापस लिया गया था। तो इतिहास क्या समझाना चाहता है? आप इस चीज को समझिए कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यानी कांग्रेस के इतिहास को समझना चाहते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। क्या एक अंग्रेज अपनी सत्ता को उखाड़ने के लिए एक संगठन बनाएगा? क्या आजादी के आंदोलन के लिए अंग्रेज हमें संगठन बना के देंगे? आप इस चीज को समझिए। एक अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना की, उसका नाम था A.O. ह्यूम। तो अंग्रेजों की सरकार ये संगठन बना के, और जो ये भारत के जो उस समय के समझदार जो नेता थे उनको उस संगठन में इकट्ठा करके ये समझाना चाह रही थी, यानी उनका जो मकसद था वो ये था कि ये सभी जो भारत के समझदार लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वही उस समय पर सदस्य बनते थे कि वो अब आने वाले समय में जो भी आजादी के लिए आवाज उठेगी उसको ये समझा सकें कि अंग्रेजों का शासन अच्छा है, यानी ये हमारे सहयोगी हैं, ये हमारे हितैषी हैं। इस तरह के लोगों का समूह कांग्रेस थी।
आप लोगों को याद होगा कि 1857 में हमारा जो ये राष्ट्रीय संग्राम हुआ आजादी के लिए, उससे अंग्रेज लोग इतने जो घबरा गए थे कि अब वो ये सोच रहे थे कि ये फिर से होगा, दोबारा होगा। तो उन्होंने ये सोच के 1885 में कांग्रेस एक संगठन की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने अपने हित के लिए जो संगठन बनाया हो, वो संगठन भारत के हित की या आजादी की बात करे तो हजम नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस को ये जिम्मेदारी उस समय पे दी गई थी कि उस समय के जो पढ़े लिखे जो प्रभावशाली लोग हैं उनको इकट्ठा उस ये संगठन में किया जाए, ताकि वो समझा सके लोगों को कि अंग्रेजों की जो सरकार है वो भारतीयों के हित में है। इस संगठन का उद्देश्य भारत की आजादी कभी नहीं था। ये बाद में समय का परिवर्तन जब हुआ और ये भारत की जनता इन लोगों से सवाल जब पूछने लगी कि आपको हमारा सपोर्ट क्यों चाहिए, हम आपको सपोर्ट क्यों दें, किस कारण से दें, आप क्या कर रहे हैं, तब धीरे धीरे इन्होंने ये भारतीयों को आज़ादी के सपने दिखाए। यानी कि बहकाया गया कि हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए आप हमें अपना नेता मान लीजिए। एक चीज़ और आप लोगों ने जो नोट की होगी कि अभी तक 2 ये वर्ल्ड वार हुई है, विश्व युद्ध हुए हैं। ये पहला जो है विश्व युद्ध हुआ, फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ। कहीं इतिहास में ये चीज़ें कहीं दर्ज है कि भारत भी एक देश था, उसने भी कहीं भी वर्ल्ड वॉर में भाग लिया है। विश्व युद्ध का इतिहास आप उठा के देखिए, उसमें कहीं भी भारत का नाम नहीं है। उसमें कहीं ये नहीं बताया गया कि जर्मनी की तरफ से या फिर जो फ्रांस की तरफ से कहीं ये भारत भी कोई देश था, उसने जो है वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल नाम आता है तो ब्रिटेन का आता है। और भारतीय सैनिक इतनी संख्या में मरे कि अभी ये जो वर्तमान में जो विवाद हो रहा है इंडिया गेट पे, यानी हमारे देश की आज़ादी के बाद में जो जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनमें से एक भी सैनिक का नाम नहीं है। अमर जवान ये ज्योति में उन सैनिकों यानी उस स्थान पे उन सैनिकों के नाम है जो आज़ादी से पहले ये जो दोनों वर्ल्ड वार हुई उसमें जो शहीद हुए थे। यानी कि हमें जरूरत क्या थी? अगर कांग्रेस इतने ही भारत की हितैषी थी तो उस समय पे कांग्रेस को अड़ जाना चाहिए था कि ये युद्ध हमारा नहीं है, हमारे सैनिक जो है विश्व युद्ध में नहीं जाएंगे। तो ये युद्ध अंग्रेजों का था, अंग्रेज सैनिक उधर में जाते और लड़ते। लेकिन आप देखिए कि जर्मनी में और जापान में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, वियतनाम में इतने ये भारतीय सैनिकों की मौत हुई। ये सब किसकी देन थी? एक इतिहास कांग्रेस का ये भी रहा कि जिसने भी आज़ादी की सच्ची आवाज उठाई, यानी कि जिसमें भी जुनून था, जोश था आज़ादी के लिए, उसको कांग्रेस में रहने ही नहीं दिया गया। जो भी योद्धा कोई सच्चे मन से देश की आवाज यानी आज़ादी के लिए लड़ा, उसी को संगठन से बाहर निकाल दिया गया। उसको ये बताया गया कि ये तो क्रांतिकारी है। अपने ये नकारापन को अहिंसा की ओट में छिपा लिया गया। यानी कि इतिहास ये जवाब भी मांगता है और इतिहास को बेवकूफ बनाने के लिए ये कहा गया कि हम अहिंसावादी हैं, हिंसा के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है कहीं कहीं इतिहास इन बातों की है ना चुगली कर देता है। ये भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया गया था, करो या मरो। अब यहां मरने की बात की गई है कि मरो, तो करो का क्या मतलब है? इसका मतलब ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, शायद आप भी इस चीज को मानेंगे कि वो नारा ये था कि मारो या फिर मरो।
अब यदि उसको मारो यूज किया जाता, यानी इतिहास में फिर थोड़ा हेरा फेरी हो गई। ये इतिहास बहुत ज्यादा ही चालबाज है। उसमें ये मारो की जगह उसमें जो लिख दिया गया कि करो, क्या करो, और यदि हम वो जो है ना कर पाए तो मरो नहीं। इसका सही अर्थ है कि मारो या फिर मरो, क्योंकि उस समय तक गांधी जी को ये विश्वास हो गया था कि अगर देश आजाद नहीं हुआ तो यहाँ की जनता अब माफ नहीं करेगी। आने वाला जो इतिहास है वो पूछेगा कि बापू ये देश आजाद क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए लास्ट में जो अहिंसा की जो सोच थी वो मरने और मारने तक आ गई, यानी कि अब अहिंसा का जो भी जुनूनी व्यक्ति होते थे, जो आजादी की बात करते थे, उनको कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था, उनको क्रांतिकारी बताया जाता था और उनकी सूचना अंग्रेजों को दे दी जाती थी। और इस तरह के जो जुनूनी थे उनको आतंकवादी बताया जाता था और कहीं भी सरेआम जो पेड़ पे लटका कर उनको फांसी उसी समय दे दी जाती थी। वापस आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी पर। एक्चुअल में कहानी इतनी ये बड़ी है, फैली हुई है, आप इसको शब्दों में समेटने की कितनी भी कोशिश आप करें, जीवन ही विराट था उनका, तो कहानी भी विराट ही है। एक तरफ से आप चलेंगे तो उनके ताने बाने को जोड़ते जोड़ते शब्द भी कम पड़ जाते हैं। इतना उनका विराट जो व्यक्तित्व रहा और इस तरह की उनके साथ साजिशें हुई, कुछ इतिहास की साजिशें और कुछ जो है व्यक्तिगत यानी कि लोगों के अहम उनके साथ में टकराते रहे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनमें अहम नाम की कोई चीज यानी ईगो, अभिमान था ही नहीं। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने बापू से कहा कि बापू अब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है, चल रहा है, तो ये अवसर है कि हम अपने आंदोलन को तेज करें। उनका ये विचार था, सुभाष चंद्र बोस का विचार था कि अंग्रेज इस समय पे जो है विश्व युद्ध में वो उलझे हुए हैं, यदि हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे तो ये एक अवसर हो सकता है कि अंग्रेज हो सकता है झुक जाए और हम आजाद हो जाएं। लेकिन आजादी जो किसी का मकसद हो तो ही तो सहमति बनती है। सुभाष चंद्र बोस के इस सुझाव को बापू और चाचा ने एक सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नाइंसाफी होगी, यानी हमें अवसरवादी समझा जाएगा। अंग्रेजों के साथ हम जो है बेईमानी नहीं कर सकते। ये बापू और चाचा के विचार थे कि एक तरफ तो वर्ल्ड वार हो रही है, तो इस बुरे वक्त में हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। इस समय आंदोलन को तेज करना यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह करना एक तरह की बेईमानी होगी। ये था देश की आजादी का सपना। उस समय पे बापू और चाचा अड़ गए कि कोई आंदोलन नहीं होगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस आईसीएस यानी कि कलेक्टर की पोस्ट छोड़कर अंग्रेजों की चापलूसी के लिए नहीं आए थे। वो अड़ गए। उन्होंने कहा कि आंदोलन होगा। कांग्रेस में वही होता था जो बापू और चाचा चाहेंगे, यानी कि अंग्रेजों की पार्टी थी, अंग्रेजों का संगठन था, और बापू और चाचा कौन थे उनके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो आंदोलन के अवसर पर आंदोलन के लिए मना करें, उनके बारे में और मैं क्या कहूँ। उस समय पे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1939 में फिर वो अध्यक्ष उन्हीं को होना था, लेकिन उन्होंने जब आंदोलन की बात की तो महात्मा गांधी और नेहरू जी ने कहा कि आप कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए।
यानी देखिए, आंदोलन ना हो इसलिए सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए दबाव इस तरह बनाया गया। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, तो फिर अध्यक्ष के लिए इलेक्शन हुए। 1939 का चुनाव कांग्रेस का आप इतिहास में जाके आप पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने नामांकन किया तो उनके सामने जो है नेहरू को कहा गया कि आप इलेक्शन के लिए फॉर्म भरिए, तो नेहरू ने मना कर दिया, क्योंकि ये नेहरू को पता था कि सुभाष चंद्र बोस इतने लोकप्रिय हैं इस देश में कि उनके सामने वो कुछ भी नहीं है। तो जो नेहरू ने मना कर दिया, कोई भी उनके सामने जो है चुनाव के लिए तैयार नहीं था। तो उस समय हमारे बापू कांग्रेस के इतिहासकार यानी इतिहास को लिखने वाले, हिसाब किताब यानी अकाउंट को रखने वाले डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को लेके आए और कहा कि सुभाष के सामने इलेक्शन आप लड़ेंगे, और खुले मंच से कांग्रेसियों को यानी कि देश को ये कहा कि ये पट्टाभी सीतारामैया नहीं है, ये मैं ही हूं। ये सीधा एक संदेश जो देश की जनता को दिया कि अध्यक्ष का इलेक्शन जो हो रहा है उसमें सुभाष के सामने इलेक्शन जो है मैं लड़ रहा हूं। और ये कहा गया, ये इतिहास में दर्ज है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, इतिहास में दर्ज है। ये कहा महात्मा गांधी ने कि अगर सुभाष चंद्र बोस की जीत होगी तो ये मेरी हार होगी, और हुआ भी यही। उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई और महात्मा गांधी हार गए। उन्होंने ही कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया अगर हारे तो जो मेरी हार होगी। तो ऐसे थे सुभाष चंद्र बोस कि उन्होंने जो गांधी यानी बापू को हराया था। एक इस तरह का नेता जिसने बापू को हराया, ये सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी एक राजनीतिक जीत थी। लेकिन साजिशों का दौर समाप्त नहीं हुआ था। अध्यक्ष होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जब आंदोलन की जो है रूपरेखा बनाई, तो उस समय पे हमारे बापू और चाचा ने एक तरह से विरोध किया कि आंदोलन नहीं होगा, इन परिस्थितियों में नहीं होगा। इन लोगों के इस तरह के रवैये से परेशान होकर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। यानी कि अध्यक्ष इलेक्शन से हुए, हराने की साजिश कांग्रेस से हुई कि सुभाष चंद्र बोस हार जाएं। इमोशनली ये वोटर्स को ब्लैकमेल भी किया गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस फिर भी जीते। उसके बाद अध्यक्ष होने के बाद भी उनको आंदोलन की रूपरेखा नहीं बनाने दी गई, यानी आंदोलन शुरू नहीं होने दिया गया। इस तरह की स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया। ये था कांग्रेस का आजादी का आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा इस बात का सबूत था, अंग्रेजों के लिए ये एक संदेश था कि कांग्रेस में जो भी अंग्रेजों के विरुद्ध बात करेगा उसको कांग्रेस में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। इस तरह से, इस भावना के साथ हमारी ये राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने आजादी का संघर्ष किया। इन्होंने बड़े बड़े बलिदान इस तरह से किए हैं कि अध्यक्ष के पद पर सुभाष चंद्र बोस है और उनके आंदोलन की रूपरेखा को ये बनने नहीं दे रहे थे। उनको इस तरह से परेशान इन लोगों ने किया कि उनको अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा और फिर कांग्रेस ही छोड़ दी। ये थी आजादी के आंदोलन की संघर्ष गाथा जो कांग्रेस आजादी का पूरा श्रेय
अपने सिर पर ले लेती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संघर्ष गाथा इतनी छोटी नहीं है कि उसे मैं एक वीडियो में आप लोगों को बता सकूं। बहुत ही बड़ी कहानी है, सभी तो किसे शायद ही किसी को पता हो। इतनी उनकी जो कहानियां हैं, इतने बलिदान उनके रहे कि उनको आखिरी सम्मान, उनका जो मृत्यु भी एक तरह से रहस्य बन के रही। तो उनकी संपूर्ण यानी जीवन गाथा को एक वीडियो में संजो के लेके आना संभव नहीं है। तो मैं जल्दी ही यानी दूसरी मैं वीडियो को लेके आऊंगा और कोशिश मैं करूंगा कि उनसे जो जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।